नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक है। फिजिक्स का टॉपिक है। ये सभी के लिए, ये किसी व्यक्तिगत किसी क्लास के लिए नहीं है कि 9th और 11th का ही टॉपिक है केपलर के नियम। ये सभी के लिए इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि कई लोगों की ऐसी अवधारणा होती है, पहले से अवधारणा है, पहले तो पता ही नहीं था लोगों को कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या फिर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसी लोगों की अवधारणा थी। कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये केपलर के नियम भी है 9th और 11th क्लास के लिए फिजिक्स के, एवं ये टॉपिक सभी के लिए जरूरी है। तो इसको आज हम समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसका इतिहास बता दूं कि पहले कई वर्षों तक ये माना गया, लगभग 2000 साल पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है और पृथ्वी एक जगह स्थिर है। बट धीरे धीरे विकास हुआ। साइंटिस्टों ने कुछ और नई नई खोजें की, जिसमें टॉलमी आए, उन्होंने भूकेंद्रीय मॉडल दिया। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, भारत के महान वैज्ञानिक जो थे आर्यभट्ट ज्योतिष से, तो उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं, जिसमें सूर्य एक केंद्र पर स्थिर है और उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। बट उन्होंने बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। लेकिन इसके बाद और साइंटिस्ट आए और विकास हुआ विज्ञान में। तो उसके बाद जब केपलर आए तो उन्होंने ग्रह की, सूर्य और ग्रह की गति के संबंधित 3 नियम दिए। उन नियमों को आज हम समझते हैं और उससे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं गर्मी और सर्दियां क्यों पड़ती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले केपलर का प्रथम नियम क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ ज्योतिषियों ने यह बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। बट केपलर के जो नियम थे, केपलर का प्रथम नियम कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। हमारी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके एक केंद्र पर, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये F1 और F2 दो फोकस हैं। जब दीर्घवृत्त होता है तो उसके दो फोकस होते हैं। इसका सेंटर O है। ये दीर्घ अक्ष है। इस दीर्घ अक्ष की लंबाई A और A 2a है। अगर यहाँ से यहाँ केंद्र तक की दूरी A है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी A है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2a। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a है। तो दोस्तों, ये तो है हमारा प्रथम नियम कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब क्या होता है, तो हम सूर्य का जो प्रकाश है वो थोड़ा हम पर ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रकाश आता है, जिससे हमको क्या गर्मियां लगती हैं। और जब थोड़ी थोड़ी जब दूरी बढ़ती जाती है पृथ्वी की सूर्य से, तो थोड़ा जो सूर्य का प्रकाश है वो थोड़ा कम होने लगता है, जिससे यहाँ पर आते आते जब पृथ्वी सबसे दूर पहुंच जाती है तो यहाँ पर सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ये यहाँ पर लगभग दिसंबर का लास्ट और जनवरी और फरवरी, ये जनवरी फरवरी इस तरफ रहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर पहुंच जाती है। तो ये तो हुआ हमारा गर्मी और सर्दियां क्यों पड़ती हैं। और दूसरा नियम है, केपलर का द्वितीय नियम है कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। तो चित्र बी में आप देख रहे हैं, ये सूर्य है हमारा इस फोकस पर। तो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, अगर ए पॉइंट पर कोई भी ग्रह है, चाहे वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कोई भी ग्रह हो, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। तो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, अगर सूर्य यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से ए पर कोई ग्रह है, तो टी समय में अगर ए से बी तक चलने में इतना क्षेत्रफल अगर तय हो रहा है, टी समय में ए से बी तक जाने में अगर इतना क्षेत्रफल तय हो रहा है, तो सी से डी बिंदु तक जाने में, सूर्य को इस ग्रह से मिला रही है रेखा यहाँ से सी तक, तो सी से डी बिंदु तक जाने में भी टी समय लगेगा। अगर ए से बी तक जाने में इतना क्षेत्रफल तय हो रहा है,
तो t समय लग रहा है इतने में, तो t समय में अगर c से d तक अगर कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो जो क्षेत्रफल तय होगा तो वो समान क्षेत्रफल तय होगा t समय में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर E से F तक चलेगा कोई ग्रह तो सूर्य से जो रेखा मिलेगी तो जो क्षेत्रफल तय करेगी वो बराबर क्षेत्रफल तय करेगी, क्योंकि तीनों का समय t है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। इसके बाद आता है तीसरा नियम। दोस्तों तीसरे नियम को समझते हैं हम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। तो इसमें क्या आता है, परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल का मतलब होता है कि अगर ए पॉइंट से किसी ग्रह ने चलना प्रारंभ किया है तो ए से फिर से अगर ए तक आ जाए तो इतने में जो समय लगेगा उसको हम कहते हैं किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल। तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष। दोस्तों ये तो है हमारी दीर्घ अक्ष जिसकी लंबाई है 2a एवं जो आदि अक्ष है इसकी क्या बोला है, अर्ध दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष की आदि कितनी है, a और a दो पार्ट से मिलकर बनी है। ये सेंटर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, a और a मिलकर ये 2a दीर्घ अक्ष है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष कितनी है हमारी, स्मॉल a। और परिक्रमण काल को हम अगर t से दर्शाएं तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम माने कि किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, कैपिटल T है, तो परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर समानुपाती आएगा हमारा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती। तो अर्ध दीर्घ अक्ष हमारी कौन सी है, ये दीर्घ अक्ष है 2a। तो अर्ध दीर्घ अक्ष का आधा स्मॉल a, तो स्मॉल a का क्यू अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो टी स्क्वायर बराबर, जब यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो k कांस्टेंट आ गया और a क्यू। तो ये तो हो गया हमारा केपलर का तृतीय नियम। दोस्तों